नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है केटीएम प्रकाश के कार्यक्रम सीधी बात गीता जप्पा के साथ। आज हमारे काव्य श्रृंखला श्रेणी का शुभारंभ हमारे मध्य उपस्थित विशेष अतिथि डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे जी के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे नंद एक प्रखर लेखक, कवि एवं सामाजिक दार्शनिक के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुशल अध्यापक भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार शैलेश मटियानी के सम्मानित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गीता जी और धन्यवाद केटीएम प्रकाश। सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। हमारी शिक्षा एक सामान्य तौर पर गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभ हुई, फिर कक्षा 9 से इंटर तक की शिक्षा देवरिया शहर के बाबा राघवदास इंटर कॉलेज में और वहीं उसके समीप में ही स्थित डिग्री कॉलेज संत विनोबा डिग्री कॉलेज में स्नातक स्तर की हमारी शिक्षा चली। उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी और एमएड इसकी शिक्षा हमारी वहीं चली। क्योंकि चाचा जी हमारे बीएड के प्रोफेसर थे, तो उनकी इच्छा थी कि लड़का मेरा ये बीएड करे, एमएड करे और शिक्षक बने। तो सबसे अच्छा बने शिक्षा की व्यवस्था हमारी इसी तरह की रही। घर से आसपास में करीब में ही मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि किस प्रकार जागृत हुई थी? साहित्य के क्षेत्र में चूँकि हमारे दादाजी भी एक तो होम्योपैथिक चिकित्सक थे, लेकिन साहित्य के मामले में उनको भी बहुत अच्छी जानकारी थी। वो भी कुछ लिखना पढ़ना किया करते थे, उनसे भी हम प्रेरित हुए। चाचा जी हमारे हिंदी के ही लेक्चरर थे बीएड विभाग में, तो वो भी रचना धर्मिता उनकी भी थी। पिताजी भी लोकगीत वगैरह लिखते थे, तो उनका भी असर रहा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने मन में भी यह था, रेडियो को लेकर के बड़ी उत्सुकता थी कि रेडियो में बोलने वाले लोग कितने महान होते हैं। और विशेष करके रेडियो ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मैं भी सोचा कुछ लिखूं, लिखना शुरू तो किया, इंटर स्तर पर लिखने का कार्य शुरू किया, लेकिन हमारे चाचा जी ने एक बार मेरी कॉपी पकड़ ली और फिर उसके बाद से हमारे पिताजी के पास ले गए दिखाने की, देखो ये फालतू फालतू चीज़ें लिख रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर। तो फिर मैं इतना डर गया, हो सकता है कि शायद पिताजी चाचा जी मारते नहीं, डांटते नहीं, सराहना करते, लेकिन मैं इतना डर गया कि आग सेक रहे थे लोग, सभी लोग बैठ करके, तो मैं उस डायरी को अपने ले जा करके आग में, तपती हुई आग में ही ले जा करके फेंक दिया और वो जल गया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाद में सब लोगों ने सराहना की कि नहीं, फेंकना नहीं चाहिए था, विद्या माता है, इनको जलाना नहीं चाहिए और अच्छी चीज़ लिखो। तो फिर जब ये मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से करने लगा, तो आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेम कुमार सदाना जी एक कार्यक्रम अधिकारी हुआ करते थे युवा जगत के, वह हॉस्टल में आते थे, तो बच्चों को प्रेरित करते थे, हिंदी वालों को विशेष करके प्रेरित करते थे। हालांकि उस समय मानदेय जो है 74 रुपया मिलता था केवल, लेकिन 74 रुपया जो सबसे पहला आकाशवाणी का प्रसारण हुआ 74 रुपया मिला, 1982 की बात है। बहुत बड़ी बात होती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब रेडियो पर अपनी आवाज़ जब सुनने को मिली, रिश्तेदारों को सुनने को मिली, तो बहुत गौरव महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई और तब से यह चस्का लग गया लिखने का। आप अपनी पहली रचना के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो पहली रचना, अब 2 तरह की, हम लोग तो चूँकि साहित्यिक आयोजन हम करते हैं, तो अभी एक कार्यक्रम भी हमने रखा था यहाँ खटीमा में, मेरी पहली रचना। तो पहली रचना का आशय तो ये होता है कि सबसे पहले जो लिखा। दूसरी चीज़ होती है कि सबसे पहली जो प्रकाशित पहली रचना है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक होता है बाल साहित्य की रचना, एक होती है श्रेष्ठ साहित्य की रचना। तो बाल साहित्य की रचना है लिखना, पहले साहित्य को मैं ऐसे नहीं समझ पाता था कि इतना गंभीर होता होगा और लिखने के लिए इतने मेहनत करने होते होंगे। पहले छोटे छोटे शब्दों को लेकर, वाक्यों को लेकर के कविता बनाते थे और हम समझते थे कि जो तुकबंदी कर रहे हैं वही कविता है। तो बाद में एमए के जब गुरुजी लोगों ने
स्नातकोत्तर शिक्षा के गुरुजी लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जब बताया कि कविता क्या होती है, तब समझ में आया कि अरे हम जो लिखते हैं वो कविता नहीं है, वो तो खाली तुकबंदी है। और आजकल भी बहुत से लोग तुकबंदी पर ही पल रहे हैं, जी रहे हैं, छप जा रहे हैं। और तो उस समय एक कविता आई थी मेरी, बंटी। मेरी भतीजी का नाम है बंटी। तो वह कविता थी और मैं उसको सुनाना चाहूँगा कि बंटी मेरी भोली लड़की, बिल्कुल है पुतली सी कड़की, वह मुझसे तुतला कर बोली, अपने मन की बात यह खोली, पापा मुझे बाजार ले चलो, साइकिल से इस बार ले चलो, लड्डू पेड़े मैं खाऊंगी, बहुत खिलौने मैं लाऊंगी, बिल्कुल है गुड़िया वह घर की, बंटी मेरी भोली लड़की। तो इस प्रकार की कविताएं छोटी छोटी लिखते थे। बाद में चूँकि युवा अवस्था थी, विश्वविद्यालयी जीवन था और अच्छे साथी और अच्छे अध्यापक मिले, प्राध्यापक मिले, तो कुछ रचनाओं में धीरे धीरे निखार आया। तो अब कुछ एक रचना लिखा मैं, अमृता नाम से। तो अमृता कविता भी चली रेडियो पर बहुत अच्छे ढंग से। एक तरह से हम बंटी तो मेरी पहली कविता थी, ये बताना चाहूँगा। बाकी सबसे पहली प्रसारित, माने रेडियो से प्रसारित कविता अमृता रही, जो ये पुस्तक आप देख रही हैं, ये उस अमृता के नाम पर ही इसका रखा गया था नाम। जैसे अभी आपने कहा कि आपको अपने पापा और चाचा से डर लगा था कि अ, कहीं वो कुछ कहे ना, तो जैसे भारत में यही है कि सबको इंजीनियर और डॉक्टर बनना होता है, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि ये सबसे बड़ी समस्या यही है, विडंबना भी यही है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को यह चाहते हैं, जो अपने नहीं बन पाए हैं, वो अपने बच्चों से वो अपेक्षा करते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं बन पाया, परिस्थितियाँ नहीं थी, पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यह सोचते हैं। लेकिन वहीं पर क्या हो जाती है कि करियर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे बच्चे के अंदर दक्षता क्या है, रुचि क्या लेता है, और जिस विषय में रुचि हो उस विषय में अगर बच्चे को भेजें माँ बाप, तो बच्चा सफल होकर के आएगा। और अब आजकल क्या है, सबसे अधिक नंबर लेने की होड़ यह मची हुई है। हमारा बच्चा जो है 99% मार्क्स लाया है, इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। 99% ले आया है, लेकिन वो जबरन उसके ऊपर थोप करके अगर किया जाएगा, तो बच्चा निश्चित रूप से आगे सफल नहीं हो पाएगा। इंजीनियरिंग करना बच्चे की रुचि से हो, होटल मैनेजमेंट करना KITM महाविद्यालय खटीमा अगर विभिन्न प्रकार के शिक्षण और पाठ्यक्रम को लागू किया है, चला रहा है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन बच्चे की रुचि से कराए होंगे, वो सभी बच्चे KITM कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। और जो बच्चे जबरन आए होंगे, जिनके माँ बाप शौकिया कि नहीं मेरा बच्चा होटल मैनेजमेंट करेगा, तो कहीं वो बहुत ज़्यादा उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान देना चाहिए बच्चों को, गार्जियन को। तो हमारे दर्शक जो साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, और उनका स्वागत है। साहित्य का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। साहित्य में दो प्रकार के साहित्य होते हैं, एक तो छंदबद्ध होता है, एक छंद मुक्त होता है। वो कुछ भी लिखें और कुछ भी लिखें, यहाँ तो मीटर्स की बात होती है। जब छंदों में लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है, रस छंद यति गति लय तुक विराम, इसका ध्यान देना पड़ता है। तो ये काव्य कला की दृष्टि से होता है। और उस तरह से वो छंद मुक्त लिखें, छंद मुक्त का भी अच्छा भविष्य है। और लेकिन एक काम जरूर करें कि अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे हिंदी साहित्य में आए, उर्दू साहित्य में आए या अंग्रेजी साहित्य में आए, लेकिन बहुत पुनीत उद्देश्य को लेकर के आए, पवित्र उद्देश्य को लेकर आए, और ऐसी चीज़ों को लिखें जिससे समाज का सुधार हो सके, समाज को एक नई दिशा दे सके। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज की चीज़ों को साहित्य में लाएंगे और एक साहित्यकार बनेंगे, तो साहित्यकार का कार्य होता है कि समाज को कुछ नई दिशा भी दे सके। आपने किस किस विषय पर काव्य रचनाएं की हैं और आपकी सबसे पसंदीदा काव्य रचनाएं कौन सी हैं?
एक कवि होने के नाते समाज के लोग और साथियों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक होकर के क्या लिखे हैं। कुछ कहते हैं, हमारी सालियाँ कहती हैं, मैंने जब अपने पत्नी के बारे में लिखा, सबसे पहली कविता लिखा था शादी से पहले की सोच, तो उस कविता को लिखा तो सब लोगों ने बहुत मज़ा लिया। और कि हर आदमी भी सोचता है, शादी से पहले तो हर आदमी सोचता है कि जो है मैं क्या करूं, मेरी बीवी कैसी हो। उस कविता की कुछ पंक्ति मैं सुनाता हूं। तो अब कविता इस तरह से आई कि कोकिला की बोली होए रंग नहीं कोकिला की, हस्तिनी की चाल होए मोटी नहीं हाथी हो। आज सबको वो सम देखे एक आंख दुनिया को, पर दोनों आंखों वाली प्यारी मेरी साथी हो। अब पतली कमर होए टीवी की मरीज नहीं, पतली कमर होए टीवी की मरीज नहीं, और देखने को नैन बार बार कर जाते हों। कदली समान पैर प्यारी के निराले होए, कदली समान पैर प्यारी के निराला होए, देखने को बार बार नैन चल जाते हों। तो जब इस तरह की बात आई, मैंने पत्नी के बारे में लिखा, पत्नी भी ठीक मिली और बहुत सहयोगी हैं। तो अब उनकी बहनों ने कहना शुरू किया कि सालियों के बारे में आप क्यों नहीं लिख रहे हैं जीजा जी, हम लोगों के बारे में लिखिए। तो एक साली स्तुति लिखा मैंने, साली स्तुति। तो उसमें लिखा कि भगवान करे हर इंसान की 2-4 सालियाँ निश्चित हो, बीवी का दर्शन कभी कभी, साली का दर्शन नहीं, साली का दर्शन घड़ी घड़ी, बीवी का दर्शन किंचित हो। साली हो भोली भाली सी, ना अकड़ जमाने वाली जी, है नमन नमन है साली जी, है नमन नमन है साली जी। तो अब विषय ऐसे तैयार होते हैं कुछ जगहों पर, ऐसे पत्र पत्रिका वाले जो हमारे साथी हैं, जहां हम लोग प्रकाशित होते रहते हैं, तो वो त्योहारों पर आधारित रचनाओं को मांगते हैं हम लेखकों से। तो फिर उनके लिए भी मटेरियल देना होता है और देते हैं, वो ज़रूरी भी है। समय समय पर जैसे त्यौहार आ गए, पर्यावरण पर आधारित है, तो ये सब चलती हैं। लेकिन कविता समाज में किस तरह से निकलती है, जब मन को कोई चीज़ चुभ जाती है तो शब्दों के द्वारा उन भावों को हम उकेरते हैं। कवि बहुत नाजुक प्राणी होता है, तो हृदय उसका बहुत कोमल होता है। वाल्मीकि जो कवि बने, उनके साथ भी यही हुआ कि क्रौंच पक्षी को एक बहेलिया ने मार दिया तीर, और क्रौंच घायल हुआ, क्रौंची तड़पने लगी, तो वाल्मीकि जो डकैत बन गए थे रत्नाकर, वो कवि बन गए। तो इस तरह से आप देखिए, एक कविता मैं अपने जीवन की बताऊं कि सन 2007 में उस कविता को लिखा, सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं में छपी और साधना टीवी चैनल पर भी आया। एक बच्ची फेंक दी गई थी कूड़े के ढेर पर, और उसको कुत्ते जो है मुंह चाट रहे थे, कौवों ने चोंच मार रखी थी, भीड़ लगी हुई थी उस बच्ची को देखने के लिए, लावारिस बालिका को। तो वो कविता देखिए किस तरह से हृदय को छूती है। और वो बच्ची पूछती है, समाज के लोगों से प्रश्न पूछती है माँ के माध्यम से, माँ मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ, डरो नहीं संकोच करो मत, जग को तुम निर्बाध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। ठीक है तेरी थी मजबूरी, नहीं चाहती थी तुम ढोना, एक बार तो सुन सकती थी तुम कूड़े पर मेरा रोना। अनहद रुदन मैं करती हूँ, आकर के तुम बस सुन जाओ, माँ मेरा अपराध बताओ। कहती है कि मैंने कहाँ कहा था तुमसे, जग में मुझको तुम ले आना, तुमको जितने कष्ट थे मिलने, मुझको ही बस तुम दे जाना। दुनिया प्रश्न अनेक कर रही, दुनिया प्रश्न अनेक कर रही, इसका उत्तर आज बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। वह कहती है कि माँ तुमको लोग गाली दे रहे हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, मुझसे नहीं सहा जाता है। दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, मुझसे नहीं सहा जाता है। मुझको एक लावारिस त्यक्ता फेंकी नाम दिया जाता है। मार दिया तूने ममता को, जाकर इसकी चिता जलाओ, माँ मेरा अपराध बताओ। तो कवि का यह धर्म है कि समाज को सुधरने के लिए अपनी कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसी रचना करे जिससे साहित्य, जो मैं कहता हूँ
या कह रहा हूँ कि जिसमें हित हो, समाज का हित हो, वो साहित्य होना चाहिए, और इस तरह से हम लिखते हैं। ऐसे ही एक रचना और प्रसिद्ध हुई थी जब सहस्राब्दी ईयर, मिलेनियम ईयर हम मना रहे थे, कह रहे थे 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। तो 21वीं सदी में क्या गए, हमारे समाज के बच्चे तो बिगड़े हुए हैं, घर परिवार बिगड़ा हुआ है, और जब से मोबाइल आया है तब से तो और सब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। तो उस पर मैंने लिखा था कि मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई, मम्मी को मम अब कहता है, डैडी को डेड किया इसने, याद किया गोविंदा का जीवन परिचय रट रट जिसने 9 में 3 साल हुए पूरे, अब 10 की बारी आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। अच्छा, जब उसमें ये था है कि पॉन्ड्स, लक्स, पियर्स सभी साबुन वह रोज रगड़ता है। पॉन्ड्स, लक्स, पियर्स सभी साबुन वह रोज रगड़ता है, छोटी छोटी सी बातों पर पापा से रोज झगड़ता है, और कहता क्या है कि पापा का गया जमाना अब, पापा का गया जमाना अब मेरी बारी आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। तो जब रात के 7:30 बजे वह कुंभकर्ण बन जाता है, इलू इलू का गाना वह सपने में रोज सुनाता है, और डिम्पल की लड़की ट्विंकल पर हफ्ते भर फूल चढ़ाई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। अब साहित्यकार होने के नाते, एक कवि होने के नाते नेता भी नहीं बच सकते, नेताओं के बारे में भी रचनाएं बनी, क्योंकि समाज में रहना है। तो फिर अब नेताजी चुनाव का समय आ गया है, तो नेताजी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार प्रिय मैं मंत्री हूँ, उस बार न जाने क्या होगा। जनता ने चुनकर भेजा था करवाने को अपनी सेवा, आकर सोया मैं मस्ती में, छाना घोटा रबड़ी मेवा, चमचे पिए सब मिल करके, मेरा मन बहला देते थे, उस बार सभा में जाने पर सत्कार न जाने क्या होगा, इस बार प्रिय मैं मंत्री हूँ, उस बार न जाने क्या होगा। तो इस तरह की रचनाएं ये ऐसे बनती हैं, समाज में रहना है तो समाज से ही ये चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, अब बाल कविता जब लिखने लगे तो छोटे बच्चों को पसंद होती हैं, बहुत कठिन कविताएं नहीं चाहिए उनको, छोटे सरल आसान चाहिए। तो जब आसान कविता चाहिए तो उसमें एक कविता लिखा था हमने कि पुनः बना दो बच्चा, बाल कविता। बाल साहित्य में भी अच्छा कार्य हमने किया है, बहुत से अच्छे सम्मान, सोहनलाल द्विवेदी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए, पुनः बना दो बच्चा, तो बचपन बहुत अच्छा लगता है। उस पर था कि हे प्रभु मुझको पुनः बना दो, प्यारा सा एक बच्चा, नहीं पहनना मैं अब चाहूँ शर्ट पैंट और कच्छा, जब आएगा बचपन मेरा मम्मी मुझको चूमेगी, जब आएगा बचपन मेरा मम्मी मुझको चूमेगी, कमर का घुंघरू जब बाजेगा मस्त हो मम्मी झूमेगी, खुलकर मुझको प्यार करेगा लगेगा कितना अच्छा, हे प्रभु मुझको पुनः बना दो छोटा सा एक बच्चा। तो इस तरह की कविताएं ये केवल चिंतन की चीज़ें हैं, और एक साहित्यकार को समाज के लिए चिंता भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कविताएं बनती रहीं। सुना है हमने कि आपने लॉकडाउन में भी एक पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताइए। ये मेरी किताब है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के दौरान जब ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि जब कोई किसी से मिल नहीं सकता, जहाँ पति पत्नी पिता पुत्र भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करना नहीं चाह रहे थे, तो ऐसी परिस्थितियों में महामारी जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा समय देखा हम लोगों ने। उसमें आकाशवाणी रामपुर ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था, और कि आप किस तरह से समय बिता रहे हैं, तो उस पर भी एक अच्छा इंटरव्यू लिया था उन्होंने, उसको प्रसारित किया था। और घर में जब हम पैक हो गए, बिल्कुल बंद हो गए, तो समझ में नहीं आता था क्या करें। तो पत्नी ने एक मुझसे कुछ कहा, उसको मैंने कविता में किस तरह से लिखा, लॉकडाउन किताब से ही मैं एक सुनाना चाहूँगा। सजन तुम मानो कहना नहीं बाहर को निकलना, छोड़ो सबसे हाथ मिलाना, बाहर अभी टहलना, सजन तुम मानो कहना
नहीं बाहर को निकलना। बच्चों के संग समय बिताओ, सब्जी संग बनवाना। आवश्यक सामान की गाड़ी से सामान को लाना। हर घंटे पर हाथ को धोना, हर घंटे पर हाथ को धोना। पहन के मास्क निकलना, सजन तुम मानो कहना। देखो पीएम सीएम सब ही सबको हैं समझाते। पुलिस पीएससी और प्रशासन डिस्टेंसिंग करवाते। कोविड-19 से हुआ, कोविड-19 से हुआ मुश्किल मन का खिलना। सजन तुम मानो कहना, नहीं बाहर को निकलना। देखो जिद्दी और मूर्खों ने जब जब भीड़ लगाया, अपने खुद संक्रमित हो गए, लोगों में फैलाया। अब पापा बाहर मत तुम जाना, पापा बाहर मत जाना, तुम बच्चों का है कहना। सजन तुम मानो कहना। और जब ये तो ऐसी परिस्थितियां आई लॉकडाउन की, फिर जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो आकाशवाणी ने ये मुझसे कहा कि अभी तो आपने जो है लोगों को सचेत करने के लिए गीत बनाए, कविताएं बनाई, जागरूक किया, लेकिन अब अनलॉक हो रहा है। अब सब परिस्थितियां ठीक हो गई हैं और भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने ही कीर्तिमान स्थापित किया कि अनेक प्रकार के टीका, अनेक प्रकार की दवाओं को और अनेक प्रकार के ऐसे उपाय किए कि जिससे हमारा देश जल्दी ही उस महामारी से निजात पा गया और विश्व में अपना एक स्थान अर्जित किया। तो अनलॉक आया था। आओ मिलकर खुशी मनाएं, गीत खुशी के हम सब गाएं। बीत गए दिन दारुण दुख के, साज सज गए शोभित सुख के। हर्षित है अब हर नर नारी, दूर हो रही है महामारी। गीत खुशी के हम सब गाएं, आओ मिलकर खुशी मनाएं। तो इस तरह की कविताओं को भी एक साहित्यकार होने के नाते, एक समाज के प्रतिनिधित्व करने के नाते ऐसी कविताओं को भी लिखा और लोगों तक पहुंचाया कि अब अनलॉक हो गया, अब लॉकडाउन नहीं रह गया। साहित्य बहुत व्यापक है, साहित्य बहुत व्यापक शब्द है। अब इसमें स्वहित वाली जो बात है ना, कि हितकारी हो, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को, ऐसी रचनाओं को लिखा जाना चाहिए जो समाज के लिए एक आदर्श बने, समाज की पीड़ा को भी लाए, समाज के हर वर्ग की चीज़ों को लाए। हर वर्ग यानी बच्चों की भी बातें हों, बूढ़ों की भी बातें हों, बुजुर्गों की बातें हों, महिलाओं की हों, पुरुषों की हों, जाति धर्म की भी बातें हों। जहाँ जहाँ समस्याएं हों उनका समाधान भी हो और समस्याओं को सामने लाया जाना चाहिए। यह है कि समाज के ऊपर कुप्रभाव न पड़े, इस प्रकार के साहित्य की रचना करनी चाहिए। चाहे छंदबद्ध करें, चाहे छंद मुक्त करें, ये अपनी आज़ादी है, अपनी स्वतंत्रता है। आपके अनुसार साहित्य का समाज और संस्कृति में क्या योगदान है? ये हमारे जो साहित्य हैं, विशेष करके जैसे हमने बाल साहित्य पर काम किया, हाल सुहाने बचपन की पुस्तक को लिखा। अब एक कहानी तो हम लोग बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि एक कछुआ था, एक खरगोश था और दोनों में प्रतिद्वंदिता हुई और अंत में क्या हुआ कि खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक साहित्यकार होने के नाते समाज के लोगों के लिए कुछ हमें संदेश देने होते हैं। जैसे आप जिस किताब को देख रही हैं, ये हाल सुहाने बचपन के, तो इसमें देखिए क्या है कि ठीक है, कछुआ एक जंगल में, एक नई कहानी, एक जंगल में एक खरगोश था फुर्तीला तन में जोश, पीता रहता केवल ओस, पर घमंड में गायब जोश। वहीं एक कछुआ गंभीर, चाल थी धीमी मन से धीर, नहीं घमंडी था वह वीर, रहता सदा नदी के तीर। और एक दिन कछुआ जंगल आया, सोए हुए शशक को पाया, कछुए को आई एक छींक, टूट गई तब उसकी नींद,
क्योंकि बच्चों की कविता है तो हास्य और उसमें लाना पड़ता है। गुस्से में आकर वह बोला, बनता है तू कितना भोला, तुमने मुझको आज जगाया, बोलो यहाँ कहाँ से आया। हाथ जोड़कर बोला कछुआ, देखो हवा चली है पछुआ, हम रहते हैं नदी के तीर, पेड़ नहीं है यह है पीर। ये समाज की चिंता है, पेड़ नहीं है यह है पीर। पक्षी भी सोच रहे हैं, तुमको अब करनी है दौड़, हमने तुम में लगी ये होड़, तुम जीते तो करूंगा माफ, नहीं तो तेरा गर्दन साफ। अब देखिए कछुए ने ली भी अंगड़ाई, देखो कैसी शर्त लगाई, अब क्या होगा हे भगवान, कैसी बचेगी मेरी जान। शशक ने बोला 1 2 3, कछुए ने खाया नमकीन, बहुत तेज दौड़ा खरगोश, थक कर चूर हुआ बेहोश। मंजिल अभी बहुत थी दूर, कछुआ धीमा था भरपूर, सोचा शशक खरगोश करें आराम, सो गया कहकर जय श्री राम। और नींद आ गई प्यारी प्यारी, दूर थकान हुई जब सारी, सोचा शशक लगाऊं दौड़, कछुआ को दूं पीछे छोड़। यह क्या, कछुआ मंजिल पर था, उसे नहीं अब कोई डर था। शशक ने समझा एक बात, बहुत चतुर कछुआ की जात, लगातार है चलता रहता। अब ये संदेश है बच्चों के लिए कि लगातार है चलता रहता, मेहनत इसका फलता रहता, कभी नहीं करता विश्राम, इसी से होता पूरा काम। लेकिन कछुआ से शर्मा कर बोला, मन की बात की गठरी खोला, अगर नहीं मैं सोया होता, कभी जीत ना खोया होता। अब अपने महसूस कर रहा है खरगोश कि अगर मैं सोया नहीं होता, ये संदेश है। तो कहता है आकर के कि फिर से होगी अब की दौड़, बात सुनो तुम करके गौर, जीतूंगा मैं अब की बार, हिम्मत नहीं है हारी यार। तो हम इन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे, जैसे 12वीं फेल मूवी आई है, कि हिम्मत न छोड़ें, हिम्मत नहीं है हारी यार। लगातार वह भी चल करके जीत गया शश खरगोश, मेहनत करके कहा कि समझा अब मैं भाई, सतत परिश्रम जीत दिलाई। लगातार जब काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे, आओ बन जा मेरे मीत, जग गाएगा अपने गीत। कछुए शशक ने हाथ मिला ली, उसमें दुश्मनी बढ़ गई थी। खरगोश जब जीत गया था, अरे कछुआ जब जीत गया था, लेकिन अब दोनों मिल करके काम करते हैं। कछुआ शशक ने हाथ मिला ली, बच्चों जरा बजाओ ताली, दोनों एक दूजे घर जाते, एक साथ ही भोग लगाते, कभी पीठ पर कछुआ होता। अब जब दोस्ती हो गई तो क्या हुआ, कभी पीठ पर कछुआ होता, कभी शशक को कछुआ ढोता, संग संग वे करते खेल, इतना उनमें बढ़ गया मेल, और धरती पर खरगोश उठाता, कछुआ पानी पार कराता। लगातार मिल करेंगे काम, तब जग में हम करेंगे नाम। तो इस तरह से समाज को संदेश देना होता है। और एक बार फेल हो जाने की वजह से हम शिक्षा को छोड़ दें या अपने को निराशा के गर्त में धकेल दें, इस कविता के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल अनुचित है। जो 12वीं फेल मूवी आई है, एक अच्छा साहित्य है वो, जिस राइटर ने लिखा हो, बहुत ही अच्छी प्रेरणा दिया है कि फेल हुआ बच्चा भी IPS IAS बन सकता है। तो जैसा आपने कहा कि अभी 12वीं फेल मूवी आई है, तो वो बहुत अच्छी मूवी है, तो के बारे में नहीं, वो अभी प्रेरणा का कार्य करती है, प्रेरणा स्रोत है। और ऐसी फिल्में आती हैं, बहुत से ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी फिल्में बनी हैं। तारे जमी पर फिल्म हमने देखा था, कभी 3 इडियट्स फिल्म थी। ये हम विद्यार्थियों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि 12th फेल मूवी एक अच्छी समाज के लिए अच्छा है, तो ये एक साहित्य है, तो आप अपने पसंदीदा साहित्य के बारे में बताइए। ये एक कहानी है, जैसे वो मूवी है, कहानी है, कहानी पर आधारित उसमें जो है अभिनीत किया गया है कलाकारों के द्वारा। इस प्रकार से हम लोगों की भी कहानियां हैं। आकाशवाणी गोरखपुर से मेरी कई कहानियां प्रसारित हुई हैं, और उनको जैसे शैलसूत्र पत्रिका है, उसमें यही लाल कुआं से निकलती है। उसके बाद देवपुत्र एक पत्रिका है, भारत की सबसे बड़ी पत्रिका, सबसे अधिक छपने वाली मासिक पत्रिका है। उसमें अगर हम साहित्य की बात चूँकि चल रही है, तो हम साहित्यकारों को भी बताना चाहेंगे कि अगर उसमें आपकी रचना छपती है तो प्रकाशित होने से पहले रॉयल्टी आ जाती है आपके पास, जो है उसके पारिश्रमिक मानदेय आ जाते हैं देवपुत्र से। ऐसे हिंदी ज्योतिबिंब है, सरकारी पत्रिका है राजस्थान की,
इनसाइट एक्सप्रेस है, राष्ट्र किंकर है, सच का साया है, और यूएसएम पत्रिका है गाजियाबाद से निकलने वाली, हरिगंधा है, हरिगंधा पत्रिका भी बहुत अच्छी पत्रिकाएं हैं। तो यू प्रोब न्यूज़लेटर सरकारी पत्रिका है जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान से निकलती है, देवसुधा है। तो इस तरह से, और आजकल तो होड़ मची हुई है इंटरनेट पर, विश्वजाल पर अनेक प्रकार के ई मैगजीन उपलब्ध हैं, जिसमें आप अपनी रचनाओं को पोस्ट करिए और अच्छा खासा पारिश्रमिक भी मिलता है, नाम, प्रसिद्धि, यश विश्व स्तर तक का मिलता है। और कविताओं के लिए भी कविता कोश सबसे बढ़िया है, कविता कोश .gov पर चले जाएं, org पर चले जाएं, वहाँ पर अनेक प्रकार के जो हमारे श्रेष्ठ कवि रहे हैं उनके कविताओं का संकलन खूब बढ़िया ढंग से मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। हाँ, ये मैं मूलतः इसकी भी एक बड़ी रोचक घटना है। मेरे मन में एक बात आया कि मौसम वेधशाला प्रभारी था मैं, हिंदी विषय का अध्यापक, भूगोल इंटर के बच्चों को पढ़ाता था। तो हमारे विद्यालय जीआईसी द्वाराहाट में, अल्मोड़ा में, उत्तराखंड, चूँकि बहुत अच्छा समृद्ध क्षेत्र है, तो वहाँ पर मौसम वेधशाला की स्थापना माननीय बची सिंह रावत जी थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, तो उनके द्वारा उत्तराखंड में 100 मौसम वेधशालाएँ लगाई गई। अब उसका चार्ज मुझे मिल गया, तो उसमें देखा कि इसमें जो स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं, उसके अंदर कई प्रकार के थर्मामीटर थे और विंड वेन वगैरह था। तो बच्चों को सवेरे हमें मौसम के बारे में जानकारी देनी होती थी, सवेरे 8:30 बजे रीडिंग करके और शाम को 5 बजे। तो मन में आया कि बच्चों को तो हम बता ही रहे हैं, और भूगोल वाले बच्चों को, विज्ञान वाले बच्चों को हम बता भी रहे हैं कि ये किस थर्मामीटर से क्या होता है, और कैसे हम आंधी के बारे में बताते हैं, कैसे भूकंप के बारे में बताते हैं, कैसे वर्षा के बारे में बताते हैं, कितना मिलीमीटर वर्षा हुई। संयोग से उस समय जो है हमारे यहाँ श्री ललित मोहन रयाल जी एसडीएम थे। अब मेरे मन में आया कि आखिर में मौसम एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है, तो क्यों ना इस पर जो है एक फिल्म बनाई जाए, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो मैं अपने साथियों को लेकर के, और मेरे पास जो है वीडियो कैमरा एक था, तो उस वीडियो कैमरा को लेकर के मेरी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि एक वीडियो कैमरा घर में था, उसको लेकर के मैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हो गया। फिर बाद में मैं रिसोर्स पर्सन भी था, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, सूर्य कुंज, कोसी कटारमल का। तो उन लोगों से बात हुई कि मेरे मन में आ रहा है कि इसके बारे में बच्चों को जरूर बताया जाना चाहिए और ये फिल्म बनाई जाए। तो कहा हाँ हाँ पांडे सर आप शुरू करिए। तो एक श्री सीपी जोशी जी थे, उनके पास उनका भाई लैब है, वीडियो लैब उनका, तो उनसे कैमरा लिया। फिर शूटिंग में हम लग गए। अब उसका जो है बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के जंतु विज्ञान के प्रोफेसर, डॉक्टर, और गांव में खेतों में जा कर के महिलाओं से, किसान महिलाओं से हमने बात किया कि आपके ऊपर क्या मौसम का प्रभाव पड़ा। पत्रकारों को लगाया साथ में, हमारी एक बहुत अच्छी यूनिट काम करने लगी। वो समय के विधायक थे वहाँ श्री पुष्पोष त्रिपाठी जी का भी इंटरव्यू लिया कि आप बताएं। एसडीएम का इंटरव्यू लिया। गोविंद बल्लभ पंत संस्थान के डॉक्टर LMS पालनी जी थे डायरेक्टर, उनका इंटरव्यू लिया। और वो फिल्म इतनी सफल हुई कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST जिसको कहते हैं, वहाँ तक वह फिल्म गई। और उस फिल्म का नाम था द्वाराहाट मौसम वेधशाला और द्वाराहाट का मौसम। और उसमें 8 विद्यालय के बच्चों को भी हमने शूटिंग पर बुलाया था, और वो बच्चे उसमें एक एक यंत्रों के बारे में बहुत भोलेपन के साथ पूछते हैं कि सर वो ऊपर जो नाच रहा है उसका नाम क्या है। विंड वेन जो हवा को बताता था, दिशा बताता था। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे जीवन की बहुत अच्छी चीज़ रही। और सबसे मज़े की बात यह है कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोकार्पण इसका हुआ उमराव जान फिल्म जो रेखा वाली है, उसके डायरेक्टर मुजफ्फर अली जी ने इसको लोकार्पण किया। उमराव जान फिल्म के डायरेक्टर मुजफ्फर अली। सर आपका जो नाम है महेंद्र प्रताप पांडे नंद, हाँ, ये नंद की कहानी हाँ, वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। कई लोग पूछते हैं मुझसे। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी का नाम है नंदा,
मेरी पत्नी का नाम है नंदा, इसलिए मैंने सोचा कि हर कवि जब अपना कुछ न कुछ नाम रखता है तो मुझे भी कवि होने के नाते कुछ नाम रखना चाहिए, तो मैंने नंद लगा लिया और वो नाम मेरे लिए बड़ा शुभ रहा और वो है भी महेंद्र प्रताप पांडे नंद। केटीएम प्रकाश के साथ हमारे मध्य विचार साझा करते हुए आपको कैसा लगा? मैं केआईटीएम प्रकाश का आभारी हूँ कि जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया, और केआईटीएम परिवार का मैं इसलिए भी आभारी रहूँगा। केआईटीएम प्रकाश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केआईटीएम परिवार की बात मैं कर रहा हूँ सबसे पहले, कि उनका भी आभारी हूँ कि खटीमा क्षेत्र में जिस सोच को लेकर के, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे क्षेत्र के किसी भी प्रकार के समग्र विकास की बात हो, और मैं चूंकि एक साहित्यकार हूँ तो इसलिए मैं कहूँगा साहित्यकार और साहित्य के क्षेत्र में भी विकास के लिए जो योगदान है उसके लिए मैं ऋणी हूँ। एक संस्था चलाने के नाते भी मैं ऋणी हूँ कि केआईटीएम परिवार ने 25 जनवरी 2023 को बहुत अच्छा मंच प्रदान किया, और उसका सबसे बड़ा लाभ मैंने देखा कि भारत स्तर तक हमारे जो कवि हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने अपना परचम फहराया। और शिक्षा क्षेत्र में जुड़े होने के नाते भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके इस प्रथम एपिसोड के माध्यम से कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरिया मझोला में मैं प्रधानाचार्य का कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पर ज़रूरत पड़ गई बच्चों को कुछ सहयोग की, तो केआईटीएम परिवार ने कैरियर मार्गदर्शन के लिए, काउंसलिंग के लिए मैंने इच्छा व्यक्त की थी, तो यहाँ से 2 प्रोफेसर भेजे और उन्होंने हमारे कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन का कार्य किया। कुछ विद्यालय में संसाधन की कमी थी, उसके लिए भी आपने प्रयास किया और उसको संसाधन युक्त बनाया। और केआईटीएम प्रकाश जिसका आज मैं हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए गौरव का क्षण है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं केआईटीएम प्रकाश, केआईटीएम विद्यालय परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आप सबकी कीर्ति, यश, पताका बहुत दूर तक फैले और हम सबका सहयोग हर समय इसमें लिया जाता रहे। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।